जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं, पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे को आज हम अपने जो डिबेट है या आपको कहे हमारा जो डिस्कशन है उसका हिस्सा बनाएंगे। आप सब जानते हैं कि छांगुर बाबा पिछले 1 महीने से ज्यादा से चर्चा में बना हुआ है, जिसके बाद से एक जो नेक्सस है वो किस तरह से भारत में लड़कियों को टारगेट करता है जो हिंदू धर्म से आती हैं, और किस तरह से पहचान बदलकर उन लड़कियों के साथ किस किस तरह के कृत्य होते हैं और किस तरह से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। ये बड़ा नेक्सस सामने आया और इस तरह की जो विक्टिम्स हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है। और कैसे ये सब काम करता है, क्यों इतना लंबा समय लगा इस पूरे नेक्सस को उजागर होने में, कई सारे ऐसे बड़े सवाल हैं जिनको हम आज अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए नाज़िया लाइक खान, जिनको आप हमारे साथ अक्सर चर्चा में देखते हैं, आज काफी समय बाद आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाज़िया आपका। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। सच में अंबर, बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं, तो आपके व्यूअर्स को तो सबसे पहले सॉरी कहूंगी, माफी मांगूंगी। लेकिन काफी मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा, और एक बार जब मैं बंगाल चले जाती हूँ तो थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा में आ जाती हूँ, उससे बाहर ओवरकम होने में मुझे समय लगता है। जी, तो नाज़िया सबसे पहले तो यही सवाल है, क्योंकि जो छांगुर बाबा का ये नेक्सस चल रहा है, उसकी कई सारी विक्टिम से मेरी मुलाकात भी हुई है, कैसे किस तरह से वो इस जाल में फंसी और क्या-क्या उनके साथ हुआ। सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल तो यही सबके सामने कि आखिर इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था, इतने बड़े स्तर पर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था, और इस नेक्सस को उजागर होने में इतना समय कैसे लगा, और इतने बड़े स्तर पर भारत विरोधी जो कृत्य हैं वो होते रहते हैं, हमारे सामने आने में ऐसे इतना समय कैसे लग जाता है? अंबर, मुझे लगता है कि अब तक तो कम से कम जो हिंदू लड़कियां हैं उनको संभल भी जाना चाहिए और सुधर भी जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2011-12 से जो हम लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया है, 2025 आ गया है, हमने अपनी आवाज बंद नहीं की है। हम बचपन से जब टीनेज, और टीनेज से जवान, और जवान से अब एजेड ग्रुप में होते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अपनी आवाज हम बंद नहीं कर रहे हैं। आवाज बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है कि पहली बार लव जिहाद पर जब मैंने स्पीच रखी थी तो मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी, एंड टुडे आई एम 32 प्लस। तो आप सोचो कि एक ज़माने से इंसान एक बात को समझा रहा है, बुझा रहा है, और किसी और फिर भी इनके कान में कुछ गया हुआ है, तो क्या किया जा सकता है? और जिन आप भी बिल्कुल बहुत सारी विक्टिम से मिली हैं, और नेशनल न्यूज़ के डिबेट के माध्यम से मुझे भी बहुत सारी विक्टिम से के साथ प्लेटफ़ॉर्म जो है वो शेयर करने का मौका मिला, उनकी बातों को अपने अपने कानों से एकदम बेयर रॉ सुनने का मौका मिला। सब सब मुझे मुझे एक चीज़ बड़ा अजीब लगा। यहाँ तो कोई लाग-लपेट वाली बात नहीं है। एक रोना मैंने देखा कि हम अकेले थे, इसलिए हम टारगेट हो गए। अकेली आप भी हैं, अकेली मैं भी हूँ, हम तो टारगेट नहीं होते। हम तो ना मुसलमान से टारगेट हो रहे हैं, ना हिंदू से टारगेट हो रहे हैं, ना क्रिश्चियन से टारगेट हो रहे हैं, ना बौद्ध से टारगेट हो रहे हैं, ना यहूदी से टारगेट हो रहे हैं। हमें कोई टारगेट कर पा रहा है। हमें तो कोई नहीं फँसा पा रहा है, हमें तो कोई नहीं उलझा पा रहा है, हमें तो कोई नहीं कह पा रहा है कि अरे, अरे नाज़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो, और मैंने शादी कर लिया, बाद में मुझे मुझे पता चला कि अरे ये तो क्रिश्चियन था। ये हमारे साथ तो नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से, अपने अस्तित्व से, अपनी आइडेंटिफ़िकेशन से, अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करते हैं, इसलिए किसी भी डिसीज़न को हम अफ़रा-तफ़री पर या सामने की खूबसूरती से हम नहीं ले लेते हैं डिसीज़न। हम लेना ही नहीं चाहते हैं। हर डिसीज़न एक समय लेता है। जब तक हम उसमें डीप डाउन नहीं जाएँगे, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, भले हम ना मिले, लेकिन हम एक-दूसरे को समझना बहुत मुश्किल है। और वो समझ लिया तो ठीक है, डिसीज़न इज़ ओके। एक व्यक्ति इरफान है, और वो बनकर आ रहा है कि भाई हम तो सूरज हैं, हम तो चंद्रमा हैं, हम तो कोई हिंदू हैं। आप समझ कैसे रही हैं? आप उसके साथ इंटरकोर्स कर रही हैं, बहुत रॉ वर्ड में यूज़ कर रही हूँ। आप उसके साथ इंटरकोर्स कर रही हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कठमुल्ला है? किसको बेवकूफ़ बना रही हैं आप? आपको कैसे नहीं समझ में आ सकता है कि वो मुस्लिम है?
जब तक आप उससे मिल नहीं रही हैं, जब तक आप उसके साथ सेक्स नहीं कर रही हैं, जब तक आप उसके साथ इंटीमेट रिलेशन में नहीं जा रही हैं, हो सकता है कि फोटो के माध्यम से आपको कलावा और तिलक और रुद्राक्ष दिख रहा हो, लेकिन जब आप मिलते हो और जब आप बात करते हो तो मुसलमानों की भाषा और हिंदुओं की भाषा में फर्क समझ में आ जाता है। इसमें खुद को बेवकूफ बना करके अपने आप अपनी जिंदगी से खेलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब भी वक्त है, हमारे देश की बेटियों को सतर्क होने की जरूरत है। समाज को बेवकूफ बनाने से अच्छा है कि खुद के दिमाग के पट्टे वो खोले, क्योंकि खुद ही कटती हैं, खुद ही मरती हैं, खुद ही परेशान होती हैं, फिर खुद ही आकर के न्यूज चैनल पर चीखती हैं और चिल्लाती हैं, खुद ही फिर इंसाफ मांगती हैं, खुद ही मोहब्बत करके भागती हैं, खुद ही इंस्टाग्राम के लौंडे लफंदर पर यकीन कर लेती हैं और फिर खुद ही रोती भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम और कितना बोले, बोलते बोलते तो आप बुरी हो गई, आपने हजारों गालियां सुन ली डिबेट पर, मैं बुरी हो गई, मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, 5-5 पति बना लिया मैंने, बहुत बहुत कुछ मुझे मिल चुका है, सिर्फ इसलिए कि हम बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, सिर्फ इसलिए हम बुरे हो गए क्योंकि हम सनातन धर्म की बेटियों को बचाने के लिए एक शांतिपूर्ण समुदाय में जो एक इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो खूंखार खेल चल रहा है, उसको बताने के चक्कर में हम बुरे हो चुके हैं। हमारी बदनामी, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन सरेआम हो रहा है और हमें सुनना पड़ रहा है। दूसरा सवाल आपका अंबर था कि इतना समय कैसे लगा एग्जैक्टली। पुलिस के नाक के नीचे, जज के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे, शासन के नाक के नीचे, जनता के नाक के नीचे और भरी आबादी हिंदुओं के नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा था, टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी, विदेश से फंडिंग आ रही थी और यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज के का ब्लूप्रिंट बनाकर स्ट्रैटेजिकली उसको खेला जा रहा था और एक पूरी की पूरी टीम काम कर रही थी और किसी को पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि जो चीजें सामने आ रही हैं कि पुलिस भी मिला हुआ था, जज साहब, जो मुस्लिम जज साहब थे, उन्होंने भी इस केस को आए बाएं शाएं करके हटाने की कोशिश की। आपको याद होगा अंबर के कुंभ जाते वक्त 24 फरवरी को मेरे ऊपर एक हादसा हुआ था, एक अटैक हुआ था और मैं चिल्ला रही थी कि वो अटैक था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह ने क्या कहा कि नाजिया इलाही खान ने जो कहा है वो मेल नहीं खा रहा है। और आज 24 फरवरी 2025 से लेकर के आज हो गया है 2 अगस्त 2025 में, आज तक पूछती हूँ सर, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर रिप्रेजेंटेशन और लेटर के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से कि ड्राइवर का स्टेटमेंट कहाँ है सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह जी, जिसमें वो कह रहा है कि नींद लगने से एक्सीडेंट हो गया, कहाँ है? अब प्रिया सिंह जी जो हैं वो तो हिजाब ओढ़ करके बैठ गई हैं क्योंकि उनको कानपुर देहात से मुसलमानों के बहुत सारे पैसे मिले थे, उन्होंने आईफोन 16 खरीद लिया था, उन्होंने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली थी, उनके अब्बा अखिलेश यादव के बहुत बड़े मित्र थे, वो भी पुलिस में थे। तो जान की परवाह नहीं, किसी की इज्जत आबरू की पुलिस को परवाह नहीं है, किसी के इमेज और किसी की आइडेंटिफिकेशन, किसी के रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है पुलिस को। पुलिस को सिर्फ क्या परवाह है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप देश की रक्षा और सुरक्षा को दांव पे लगा रहे हैं, आप हिंदू धर्म की बहु बेटियों की इज्जत और आबरू को दांव पे लगा रहे हैं। लोग जा रहे हैं आपके पास कंप्लेंट लिखा, पर आप इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी लिए काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है, जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं और उन पे चर्चा होती है नेशनल टेलीविज़न पर, तो जो एक पक्ष है वो ये कहता है कि सब जो हो रहा है वो मुस्लिम धर्म को या इस्लाम को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। जबकि लोग आपस में नेचुरली एक-दूसरे से मिलते हैं, प्यार-मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, पर रिश्ता नहीं चलता, तो इस तरह की जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप इस नैरेटिव पे क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम 7, 8, 10 लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी की नजरों में हवा बन चुके हैं और मुस्लिम कम्युनिटी हमें चीर करके, फाड़ करके खत्म कर देना चाहती है। लेकिन जब इंटीरियर हम जाते हैं, इंटरनल जा करके हम देखते हैं, तो देखते हैं कि पुलिस हिंदू है या मुसलमान है, पैसा मिल रहा है, वो मुसलमान झांगुर पीर बाबा जो है उसका भी समर्थन कर रहा है और मतलब हम
सारी चीजें तो बहुत नॉर्मल देख रहे हैं, बुरे सिर्फ हम बन रहे हैं। ये जो नैरेटिव है ना कि मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है, फेक और फैब्रिकेट बात है। अब मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि भाई आपके मस्जिद में रेप हो रहा है तो आप जवाब नहीं दे रहे हो तो क्या किया जाएगा? हमें तो बोलना पड़ेगा क्योंकि हम रिफॉर्मेशन चाहते हैं। हम इस्लाम के नाम पर कालिक नहीं लगाना चाहते, हम इस्लाम मजहब को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। अब साजिद रशीदी ने कह दिया डिम्पल जो है वो नंगी बैठी थी, तो क्या साजिद रशीदी अब सच में पिट तो गए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उनकी इज्जत उतार दी, क्या रह गया? बार बार आप इस तरह के बयान देंगे, लेकिन डिम्पल यादव वो ठीक है, हमारे वो सच्चाई की कुटार विरोधी हो सकती है, लेकिन एक महिला है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल नाजायज है। वो कुटा गए, वो बात उनका कर्मा है भाई, और कर्मा इज बूमेरैंग, आप जैसा दूसरे के साथ करोगे आपके साथ भी मिलेगा। लेकिन आपने साजिद रशीदी मौलाना आगे लगाता है, क्या किया उसने तो इस्लाम को बदनाम किया। क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खातून के लिए, किसी महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? या किया है उन्होंने? भाई वो तो अपनी बेटियों के लिए पगड़ी बिछा दिया करते थे, वो तो नजरें झुका करके महिलाओं से बात किया करते थे। तहजीब और तमद्दन की बातें हमें तो इस्लाम में बहुत सिखाई गई है, जब हम अलिफ बे ते से पढ़ते थे तब से सिखाई गई है। तो आपने क्या साबित किया? आपने पूरे भारत को क्या बताया कि इस्लाम में देखो नंगा नूंगू बोलना बहुत आसान है महिला को? आपने तो यही बताया ना, आपने तो खुद कालिक पोता। अब कोई मौलाना मस्जिद में रेप करता है, और वो भी किस लड़की का रेप करता है? जो कुरान पढ़ने आती है उससे। तो आप तो खुद ही पोत रहे हो कालिक, हमें क्यों टारगेट कर रहे हो? एक तो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद फिर बलात्कारी 70-80% मुसलमानी निकल जाता है, मुल्ला मौलवी बलात्कारी निकल जाता है, न्यूज चैनल पर जो इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं वो महिलाओं को देख करके अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका इस्लाम कितना खूबसूरत है ये परिचय तो आप खुद दे रहे हो, हमें क्यों टारगेट कर रहे हो? हमें टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है, या देश के और लोगों को टारगेट करने की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको ऐसे कहा जा रहा है। अरे भाई आप कर रहे हो, साबित हो रहा है, आप कर रहे हो, आप साबित हो रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन अब एक सवाल ये है कि ये जो चर्चा है बहुत समय से चल रही है, एक दशक से ज्यादा हो गया जब से ये बहस छिड़ी है, और आज तक इस पे यही है कि नहीं, लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बनाया हुआ एक आरएसएस का एक नैरेटिव है ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। लेकिन इस पूरे इतने लंबे चौड़े जो एक दशक से ज्यादा का समय रहा, इस सब में जो आपको क्या लगता है, कहीं अवेयरनेस की कमी रही है जहां पर हिंदू लड़कियों को समझाया नहीं जा सका है कि किस तरह के कदम आपको नहीं उठाने हैं, या किस तरह की चीजों को बताया जा सकता है जिससे वो बच सकती हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो अगर मैं कहूंगी कि ये आरएसएस का कोई बनाया हुआ प्रोपागंडा नहीं है। सबसे पहले केरला में के विधानसभा में कांग्रेस के एक विधायक ने कहा था, लव जिहाद का वर्ड इस्तेमाल किया था। तो ये कांग्रेस का बनाया हुआ नैरेटिव होगा या प्रोपागंडा होगा, जो भी होगा ये कांग्रेस ने बनाया होगा, आरएसएस ने तो नहीं बनाया है। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस के विधायक ने लव जिहाद का वर्ड इस्तेमाल किया था, और उस पर उन्होंने बड़ी गहरी और तकरीबन 2 घंटे की स्पीच भी विधानसभा में दी थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, इससे कोई कांग्रेस का एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता है। दूसरी चीज है कि अब अवेयरनेस की कमी तो नहीं, अब बिल्कुल अंबर अवेयरनेस की कमी नहीं, नहीं। अवेयरनेस की कमी अगर नहीं है तो फिर इस तरह के केसेस कैसे सामने आ रहे हैं? क्योंकि लड़कियां फिर भी इसके जाल में फंस रही हैं, टारगेट हो रही हैं। नहीं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि लड़कियों को थोड़े फ्री टाइप के, वेले टाइप के लड़के बड़े भाते हैं। अब मेरे और आपके पास कोई वेला लड़का आएगा तो हम कहेंगे भाई कोई काम धाम नहीं है, चल निकल यहाँ से। हम तो यही कहेंगे क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं। अपने जरूरत की बेसिक नीड के सामान भी लेने के लिए हम कम से कम 5 बार इग्नोर करते, छोड़ो कल ले लेंगे, छोड़ो 2 दिन बाद ले लेंगे। बिकॉज हमारे लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो हमारा काम होती है, हमारा प्रोफेशन होती है। पर्सनल लाइफ हमने अपनी जिंदगी से हटा ही दिया है। आपका भी वही हाल है अमर, और मेरा भी वही हाल है। तो अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। बेसिकली लड़कियां जो होती हैं उनको वेले लड़के बाइक पे लेके घूम रहे हैं, जरा पब क्लब डिस्को जा रहे हैं, जरा बैठ करके 2-4 घंटे 5-5 घंटे फोन पे बात कर रहे हैं। अब मैसेज पे चिट चैट चल रहा है तो चल रहा है, रुकना कहाँ है, बस चलते रहना है। तो जो बहुत
बिजी होगा, जो बहुत वर्कहॉलिक होगा, जिसके सर पे जिम्मेदारी होगी, जिसके ऊपर एजुकेशन का एक भार होगा फैमिली से, भाई तुझे तो पढ़ना ही है, तुझे तो बिल्कुल ये सब चीजों में पढ़ना नहीं है, तो वैसे लड़कों से थोड़ा सा लड़कियां जो हैं वो परे हो जाती हैं। और मैंने देखा है कि हिंदू जो लड़के होते हैं वो अपना एजुकेशन, उसके बाद फिर अपनी नौकरी, और नौकरी के बाद फिर अपना काम, काम के बाद फैमिली, फैमिली के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, और बच्चे के बाद इंडिया से बाहर सेटल। तो उनका बहुत बहुत मतलब प्री प्लान सारी चीजें होती हैं। उसमें बाइक में हुड़ हुड़ करके रेड़ियां मारना और उंगली पकड़ करके बेबी बेबी को मॉल घुमाना, और मॉल से कुछ खरीदना नहीं क्योंकि पॉकेट में तो 10 रुपए नहीं है, वो 45 रुपए का डेटा भराना है और बेबी से बात करते रहना है। तो ये सारी चीजें लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि भाई मेरा जो बेबी है ना वो बिल्कुल मेरे पास सटा ही हुआ रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हिंदू लड़कियां जो हैं वो आगे फ्यूचर भविष्य ना सोच करके वो वक्तिया चीजों में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो अपने आप को बर्बाद कर देती हैं। और ऐसे भी मुस्लिम लड़के वेले होते हैं, ना उनको स्कूल की चिंता होती है, ना कॉलेज की चिंता होती है, ना एजुकेशन की चिंता होती है, ना भविष्य की चिंता होती है, ना करियर की चिंता होती है। अब देखिए, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे देश के आर्मी ऑफिसर्स में मुझे लगता है 2% मुसलमान होंगे। जो मेरा 2023 का रिसर्च है उसमें 2% मुसलमान थे। अब उसी में हिंदू और सिख देख लीजिए, भरे पड़े हैं, हिंदू ही हिंदू है। तो ये तो क्लास 12 करके अपनी ट्रेनिंग में चले गए। अब ट्रेनिंग से ये साल में 2 बार आते हैं, तो ये कहाँ बेबी को लेकर के घूमेंगे और कहाँ बोलेंगे बेबी को बेस पसंद है, ये तो बोल ही नहीं पाएंगे। इनको तो दोबारा ऊपर के जाना है ट्रेनिंग पर और बिल्कुल फिट हो करके जाना है। तो ये एक रीजन है कि हर वक्त एक झुनझुना लेकर के घूमने वाली लड़कियां जो हैं वो अपने भविष्य को खराब कर रही हैं। लेकिन नाज़िया, अब जबकि 2 नैरेटिव इसमें निकल कर आते हैं, एक पक्ष ये कहता है कि ये आरएसएस का नैरेटिव है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरे पक्ष की जो सच्चाई है, लड़कियां टारगेट हो रही हैं। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे एतराज जताती हैं, और हम दोनों मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि इस्लाम में गैर मुसलमान से निकाह जायज नहीं है, ऐसे में अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये भी काम कर रही हैं कि इस तरह से आप लड़कियों को टारगेट करेंगे, इस जात की होगी तो इतना पैसा, उस जात की होगी तो उतना पैसा, ये सब हो रहा है। उसको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस सब के लिए कोई मूवमेंट क्यों नहीं चलाते कि कोई भी मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी नहीं करेगा, इस्लाम में जायज नहीं है, खुलकर इस पे बात करें। जैसे कि वो कहते हैं ना कि आप कोएड में लड़कियां नहीं जाएंगे, वैसे ही आप कहेंगे भाई कोई लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ही नहीं सकता, चाहे वो कन्वर्ट भी हो जाए। क्योंकि अगर एक इस तरह की चीजें समाज में ताना बाना जो हमारा है वो बिखर रहा है, बात राष्ट्रीय सुरक्षा पर आ रही है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी या इस्लाम पे आ रही है, तो इस तरह की बातें भी उनको करनी चाहिए। आपको नहीं लगता? अमर, मैंने तो इतनी उम्र में कभी नहीं सुना कि अगर जब कोई मुसलमान बलात्कार कर देता है तो नहीं कहते हैं अरशद मदनी बाहर आकर के कि हम उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। कभी नहीं कहते। तो एब्सोल्युटली। अभी देखिए झांगुर पीर के लिए भी अरशद मदनी उदयपुर फाइल में टीआरपी बटोर रहे हैं। अरशद मदनी बड़ा टीआरपी बटोर रहे हैं उदयपुर फाइल मूवी में, लेकिन उनको एक बार पता है, उनको पता ही कहाँ से टीआरपी आ रही है। उनको पता है। तो अगर वाकई में अरशद मदनी बहुत जिम्मेदार मुसलमान है, जो मुस्लिम 22 करोड़ मुसलमानों की इज्जत आबरू को लेकर के चलना चाहते हैं, तब तो उन्हें साफ कहना चाहिए कि भाई ना मुस्लिम लड़की हिंदू से करेगी, ना मुस्लिम लड़का हिंदू से करेगा। आपस में शादियां करो। और वैसे भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में मुसलमान लड़कियां तो बूढ़ी हो रही हैं, चाहे वो जहेज के लिए हो, चाहे वो पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो किसी चीज के लिए हो। एक तो इतना ऑर्थोडॉक्स रखा जाता है, इतना कंजर्वेटिव माहौल में रखा जाता है, और फिर जब मुस्लिम लड़का जब पसंद करता है तो वो कहता है ये तो बहुत गंवार है, मैं तो इससे नहीं करूंगा। अब उनको फिर हिंदू लड़कियां पसंद आती हैं जो बिल्कुल कमर से नीचे और चड्डियां दिखा करके जो जीन्स पहनती हैं, उनको वो पसंद आती हैं। लेकिन हिजाब के लिए लड़ते जरूर हैं, हिजाब के लिए आंदोलन जरूर करते हैं। हर हर मुसलमान लड़की को हिजाब पहनाना इनको जरूर है, पर हिजाब वाली लड़की से शादी भी नहीं करते हैं, गंवार लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य है, विडंबना है कि ये इस्लाम का झंडा तो जरूर बुलंद करते हैं, पर इस्लाम के सारे सुन सलावात को मानना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज है
कि मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को एक सुओ मोटो लेना चाहिए स्टेप बॉलीवुड पर। अमर बॉलीवुड जो है ना, वो हमारे समाज को तितर-बितर कर रहा है। जैसे आप देखो कि एक मुसलमान से स्वरा भास्कर ने शादी कर लिया, एक इस्लाम के हिसाब से एक इल्लीगल बच्चा पैदा कर लिया, पर उसके सज्जाद नोमानी जो है उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। अब अभी देखिए डिम्पल बेचारी साड़ी में गई तो उसको नंगा बोल दिया, लेकिन इकरा भी तो बुर्के में नहीं गई भाई, डिम्पल तो हिंदू थी, उसको तो इकरा ने वो रशीदी साहब बोलते रहे थे, इकरा देखिए उसने सर ढका हुआ है। हिजाब कहाँ था? हिजाब कहाँ था इकरा का? और इकरा को तो मस्जिद जाना ही नहीं चाहिए था। हमारे भारत में तो बेटियों के लिए मस्जिद है ही नहीं। इकरा को तो पहले ही बोलना चाहिए था भाई कि हमारे भारत में दूसरा इस्लाम चलता है, मैं मस्जिद नहीं जा सकती। तो टारगेट और ट्रोल और क्वेश्चनेबल मार्क में इकरा को आना चाहिए था। आज अगर मेरे साथ कोई हिंदू मेरी फ्रेंड अगर कब्रिस्तान चली जाती है तो लोग उससे नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों आई, तुम क्यों घुसी। भाई लोग मुझसे पूछेंगे कि लड़कियों का, महिलाओं का कब्रिस्तान जाना मना है, तुम नाजिया इसको समझाई नहीं कि ये क्यों आई है कब्रिस्तान यहाँ पर अलमदो शरीफ पढ़ने के लिए। तो इकरा को टारगेट करना चाहिए था, डिम्पल को नहीं। तो यही विडंबना है कि लोकप्रियता के लिए ना जितने भी मौलाना हैं, जितने भी मुफ्ती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सब के सब टीआरपी और पैसे के लालच में इन्होंने इस्लाम बेचा है, बेच रहे हैं और बेचते रहेंगे जब तक देश की सरकार और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका प्रखर होकर के एक सॉलिड स्टेप ना ले तब तक ही चलता रहेगा। नाज़िया, हम सब जानते हैं कि जो मिशन 2047 है, जिसमें भारत को फतेह करने की बात जो भारत विरोधी ताकतें वो रखते हैं, कहीं न कहीं जो इस तरह के छांगुल बाबा जैसे नेटवर्क चलते हैं, इनके तार उसी मकसद से जाकर जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं भारत में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करना हो, बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन करके जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की बात हो, ये सारी चीज़ें उसी से जाकर जुड़ जाती हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस तरह की गतिविधियों को लेकर आपको क्या लगता है कि अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर हम जिन राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, वो अभी पीछे हैं? हालाँकि सख्त बड़े कदम उठाए जा रहे हैं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कुछ कमी है जहाँ पर काम बहुत किया जा कमी है, सकता है? बहुत कमी है। एंटी कन्वर्शन लॉ तो है ही नहीं हमारे पास। झांगुर पीर ने इतने सारे कन्वर्शन कराए, लेकिन अरेस्ट किसने किया? एटीएस ने। हमारे पास पहले भी आईपीसी में नहीं था और अभी भी जो नए कानून आए हैं बीएनएस और बीएनएसएस में एंटी कन्वर्शन लॉ नहीं है हमारे पास, और ना ही इस पर ध्यान दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है। या गजवाए हिंद का जो स्ट्रैटेजी जो सेट हुआ है, या गाहे बगाए हम लोग नेशनल न्यूज पर बैठ जाते हैं डिबेट के लिए कि ऑल इंडिया और देवबंद में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में और देवबंद में एक मेल आया है कि गजवाए हिंद मदनी साहब कैसे करेंगे। तो मदनी साहब को बैठाओ, इंटरोगेशन तो करो, उनको अरेस्ट तो करो, उनसे उनसे पूछताछ तो करो कि ये मेल आपको बीच-बीच में भेजता कौन है? जब गजवाए हिंद हो जाएगा तब आप करोगे क्या? आपको तो पहले ही सतर्क होना पड़ेगा ना, आपको तो पहले ही जाँच-पड़ताल करनी पड़ेगी ना। अब कोई साधारण व्यक्ति कुछ करता है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका तो भाई पूरा एकदम संवैधानिक हो जाता है। जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट निकलते हैं, तो हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका खुद ही पुलिस बन जाता है, खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाता है, खुद ही जज बन जाता है, खुद ही वकील बन जाता है। वो कहते हैं कोई रोल कुछ नहीं निभाएगा, सारे रोल हम निभाएंगे, हम शाहरुख खान हैं। हाँ, लेकिन जो इसके पीछे जो विचारधारा है, जो कुछ खास मदरसे हैं वहाँ पर पढ़ाई सिखाई जाती है, उसको लेकर बहुत सारे मुस्लिम विद्वान भी इस तरह की बात करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब इस मुद्दे पे काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। वहाँ पर आपको क्या लगता है कि अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रही है सरकार कि उन सारी चीज़ों को बदल दिया जाए, ताकि लोगों के बीच में इस तरह के जो देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, उसको रोका जा सके? देखिए, मैं अगर कहूँगी कि हिम्मत-विम्मत को साइड में कॉर्नर में रखना पड़ेगा, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा, एक सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। आज अगर देश पर कुछ अफरा-तफरी का माहौल होता है, तो सिर्फ हिंदू नहीं मरते, मुस्लिम भी मरते हैं, मुस्लिम भी मरते हैं। तो ये तो कहेंगे कि भाई हम शहीद हो गए, हम मुजाहिद थे। लेकिन आप अपने इस्लामिक
रिचुअल्स और इस्लामिक चीजों के चक्कर में आप किसी मासूम को क्यों मौत की नींद सुला रहे हो? भाई आप अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है मानते हो ना, सामने वाला राम एक है, पाक और बेऐब है मानता है। आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। तो मुझे लगता है कि हिचकिचाहट या इग्नोरेंट या एक तरीके का कॉर्नर करना, ये सारी चीजें दिमाग से निकाल करके देश की सरकार को और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को बिल्कुल गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि भाई जो चीखता है चीखता रहे, जो चिल्लाता है चिल्लाता रहे। हम अपना निर्णय देश की सुरक्षा के हिसाब से संवैधानिक तरीके से लेकर रहेंगे। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी है जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, और हम सब जानते हैं कि बहुत सारी भारत विरोधी ताकतें कितने एक्टिवली भारत को टारगेट करती हैं अलग-अलग एंगल से। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर दिशा में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य किया जाए। नाज़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। धन्यवाद।